आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो चैप्टर है आपका वन दुर्गा का गुरुत्वाकर्षण का 3 मिनट 11 सेकंड से शुरू होगा। उससे पहले मैंने अपने चैनल के बारे में बताया है कि यहाँ पे कौन कौन सी सीरीज़ जो कि फ्री हैं एकदम वो चलाई जा रही हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए, वरना आप सीधे 3 मिनट 11 सेकंड पर पहुँच के आप डायरेक्ट वीडियो को, चैप्टर को वहाँ से समझ सकते हैं। तो बस थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। क्लास 9th साइंस की बुक का ये टॉपिक है। एक चैप्टर है पूरा का पूरा। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सब टॉपिक हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है जिसको, गुरुत्वीकरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है जिसको, और भी आपके हैं जैसे कि फॉलिंग बॉडीज। जब बॉडी कोई भी आपका जो पिंड है बॉडी ज़मीन पर गिरती है तो उस पर क्या क्या आपके नियम काम करते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। तो काफ़ी सारे इसके अंदर सब टॉपिक हैं। और आपको पता होगा, आपने पिछले पेपर उठा के देखे होंगे, तो यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, और अगले वीडियो में हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर हो सकेगा, टाइम अगर बचा, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो आपका लंबा नहीं हुआ, तो हम आज ही कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, वरना हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे यानी कि कल। ठीक है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बल तथा त्वरण यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसके मैंने पिछले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल कराए थे, और उससे पिछले वीडियो में हमने डिटेल में थ्योरी पढ़ी थी। तो हमारा पैटर्न यही रहेगा कि एक वीडियो में थ्योरी पढ़ेंगे, और उसके अगले वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे बन सकते हैं चैप्टर से, हम उन सभी को कवर करेंगे। अभी तक हम 2 चैप्टर देख चुके हैं, गति और बल तथा त्वरण। तो अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से अपनी तैयारी का रिवीजन करिए, जो कि आपकी एक अच्छे लेवल पर तैयारी होगी। क्योंकि वीडियो देखने से हमारी जो तैयारी होती है वो थोड़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए रहती है। बुक से तो खैर बेस्ट होती ही है, बट वीडियो से भी हमारी तैयारी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ विजुअल देखते हैं तो हमें वो लंबे टाइम तक याद रहती है। बस फ़र्क इतना होता है। तो चैप्टर हमारा ये है गुरुत्वाकर्षण। और इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जा रही है स्टेनोग्राफी की। अगर आपने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है और आप अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता भी होगा, सारे के सारे वीडियो फ्री हैं, उसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा किसी भी वीडियो का। और जैसे आप कोचिंग में पढ़ने आते हो, सेम वैसे ही टॉपिक वाइज, यानी कि पहले बेसिक उसके बाद एडवांस, सब कुछ आपका वैसे ही पैटर्न चल रहा है। और अगर आपने टीजीटी पीजीटी मैथ्स का फॉर्म भरा है इस बार, भले ही वो यूपी का हो या उत्तराखंड का हो, तो आपके लिए सारे के सारे वीडियो इस चीज़ के लिए भी फ्री हैं। ठीक है। और आपके हिंदी के लिए वीडियो भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड के एग्ज़ाम में 20 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो हमने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया है जो कि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर दिन से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हमें बस 20 में से 15-16 नंबर कम से कम लाने होते हैं स्कोरिंग करने के लिए, अच्छे अटैम्प्ट बनाने के लिए। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सही रहेगा, चाहे वो क्लास 9th में पढ़ने वाला हो या वन दरोगा यानी कि किसी भी वन रिलेटेड एग्ज़ाम जिसमें साइंस पूछी जाती है, या आपको पता है कि कुछ समय बाद अब सहायक भंडारपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, नोटिफिकेशन आएगा, तो वहाँ भी आपकी साइंस पूछी जाएगी। तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक गुरुत्वाकर्षण। देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा गिरते हुए पिंड यानी कि फॉलिंग बॉडीज़। इसके लिए देखो हमारे लिए 3 नियम काम करते हैं। जैसे देखो, मैं बुक में बताते हैं वैसे ही बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि बुक में हमें काफ़ी लेंथी टॉपिक हो जाता है। यहाँ हमें बस रिवीजन करना है ना, रिवीजन करना है और अच्छे से बस हमारे टॉपिक समझ में आ जाए। बस हमारा यहाँ पे मेन मोटिव वो रहेगा, लेकिन कम टाइम पीरियड में। तो गिरते हुए पिंड, फॉलिंग बॉडीज़, तो इसके लिए आपके 3 लॉ काम करते हैं। पहला होता है हमारा, सभी वस्तुएं निर्वात में एक ही दर से गिरती हैं। देखो, हमने बचपन में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु, आप किसी भी आप बॉडीज़ को अगर आप छत से नीचे फेंकोगे तो वो समान टाइम पीरियड में गिरेगी, लेकिन वो गलत होता है। कभी आपने अगर रुई का गोला या आपने अगर बॉल अगर फेंकी, तो आपने देखा होगा जो बॉल आपने फेंकी है वो पहले गिरी होगी और रुई का गोला बाद में। लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसा पढ़ रहे हैं कि सारी की सारी वस्तुएं एक ही टाइम पीरियड में ज़मीन पर गिरती हैं। उसका कारण ये है कि हम जब वस्तु गिराते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या होता है,
काफ़ी सारे पार्टिकल मौजूद रहते हैं जिसमें कि जो कि इन्वायरमेंट का कार्य करते हैं, जैसे काफ़ी गैसेस होती हैं, एयर होती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो क्या लिखा है, ये वर्ड आपको ये ध्यान में रख के चलना है, निर्वात यानी कि वैक्यूम जिसे बोला जाता है। हम जो ये आपके लिए जो लॉ है ये वैक्यूम के लिए बनाया गया है कि अगर वैक्यूम में अगर हम किसी भी वस्तु को फेंकेंगे ज़मीन पर तो वो समान टाइम पीरियड में गिरेगी, लेकिन अगर वैक्यूम नहीं होगा तो उनकी जो गिरने की जो दर होगी वो अलग अलग हो सकती है। इसलिए आपको ये वर्ड याद रखना है कि सभी वस्तु निर्वात में एक ही दर से गिरती हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि v अनुक्रमानुपाती है t का। और v क्या है यहाँ पे, v है वस्तु का वेग और t है यहाँ पे समय, यानी कि अगर समय वेग बढ़ेगा तो समय भी बढ़ेगा, है ना, और वेग घटेगा तो समय भी घटेगा। और यहाँ पे जब अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल का जब आपका साइन हटता है प्रोपोर्शनल का तो एक कांस्टेंट आता है जो कि हमारा यहाँ पे g है, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम इसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी जो भी वस्तु गिरेगी विरामावस्था से ही तो गिराओगे आप उसको, जब आप वस्तु को फेंकोगे तो वो क्या करोगे, आप उसको हाथ में पकड़ोगे, यानी कि वो विरामावस्था में रेस्ट में है, लेकिन जब आपने वो ज़मीन पर फेंकी तब जाके वो मोशन में आई, तब के लिए ये आपकी कंडीशन अप्लाई होगी। थर्ड बात करते हैं हम, थर्ड लॉ कहता है S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो S है आपकी वो यहाँ पे दूरी को डिनोट करेगा और T यहाँ पे समय को, और G वही फिर से गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे 1/2G आता है, ये आपको दिमाग में रख के चलना है। तो ये दो फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है, देखो आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी भी होगी कि अगर हम सिर्फ ये जाने कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है तो किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला, पिंड का मतलब होता है कोई भी बॉडी, किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल को हमको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसको कहते हैं, ठीक है। ये होगी डेफिनेशन। अब जानते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था किन्हीं दो पिंडों यानी कि किसी भी दो बॉडीज़ के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल इसको हम F से डिनोट करेंगे, उनके द्रव्यमानों के यानी कि उनके मास के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के यानी कि जो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जानते हैं प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, ये आपके लिए काफ़ी काम आएगा, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि F किसके अनुक्रमानुपाती है, मास 1 और मास 2 अपॉन r स्क्वायर के, ये आपने देखा। लेकिन जब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे आता है कैपिटल G। देखो स्मॉल g और कैपिटल G में अंतर है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या अंतर है दोनों में। तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 क्या है, पहले पिंड का मास यानी कि पहली बॉडी का मास, और m2 है दूसरी बॉडी का मास, और r क्या है, उनके बीच की दूरी। अगर हम इसको एक डायग्राम से समझें तो ये हमारा आ गया पहला पिंड, पहली बॉडी, ये आ गई हमारी दूसरी बॉडी, ठीक है। ये आ गई इनके बीच की डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पे समझें कि पहली बॉडीज़ को अगर हमने A मान लिया और दूसरी बॉडीज़ को मान लिया हमने B, ठीक है, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है मैंने आपसे क्या बोला, वो है R, ठीक है। इन पे एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। तो मास हो गया इसका m1 और इसका हो गया m2, तो इन दोनों के गुणनफल यानी कि m1 m2 के गुणनफल और r की स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि कैपिटल G की वैल्यू बताओ, तो आपको ये बाय हार्ट याद करनी है, ओरली आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। कभी बार क्वेश्चन में देगा और कभी बार नहीं देगा, और कभी बार सीधे ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा कि कैपिटल G की वैल्यू बताओ। तो आपको कैपिटल G की वैल्यू याद रखनी है, 6.67 इंटू 10⁻11 आपको यहाँ पे फंसाएगा अधिकतर जो इसकी पावर होती है, तो आपको इसकी पावर याद में रखना है, -11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो आपको याद रखनी है वैल्यू, ठीक है। बात करते हैं अब जो अगला क्वेश्चन यहाँ से पुट होता है वो है गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या कहता है, वो कहता है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यानी कि जब पृथ्वी है
वो किसी फोर्स से किसी पार्टिकल को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है ना। जिस फोर्स से, वो फोर्स क्या कहलाता है, हमारा गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल की तरफ से समझें तो आपने देखा होगा कि अगर हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम किसकी वजह से खड़े हैं, गुरुत्वीय बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़े हैं। लेकिन अगर हम आसमान में जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा होगा, सबसे जो पहला पोस्टर में आपको एक पोस्टर दिखी होगी, क्या है उसमें, वो लेडीज़ जो है उड़ रही है। वो कहाँ का सीन हो सकता है, वो या तो वैक्यूम का सीन होगा, उस कमरे में ऐसा वातावरण इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया होगा कि वहाँ पे वैक्यूम होगा, कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होगा, है ना। या वो हमारा कहाँ का सीन हो सकता है, फ़ोटो जो हो सकती है वो हो सकती है हमारे चंद्रमा की, है ना, क्योंकि चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर हमको सीधे खड़े रहना है तो हमको उसके लिए गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की होने की ज़रूरत है, ठीक है। और हम एक और एग्जांपल लें, जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप कोई चीज़ ज़मीन पर फेंकते हो तो वो सीधे कहाँ पे गिरती है, ज़मीन पर गिरती है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों, क्योंकि उसको धरती क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो वहाँ पे हमारा क्या कहलाता है, गुरुत्व बल। अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर आपने त्वरण पढ़ा है, एक्सीलरेशन पढ़ा है, तो आपको पता होगा चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि जो भी हमारी वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा, यानी कि वेग में जो भी चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। दर से हमारा सीधा सीधा मतलब होता है समय। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यानी कि त्वरण कुछ इसी से रिलेटेड होगा एक्सीलरेशन। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर देखो, जब भी गुरुत्वीय त्वरण की बात आएगी, गुरुत्व की बात आएगी, तो हम पृथ्वी की बात वहाँ पे 100% कर रहे होंगे। तो पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से, मतलब उस पर कोई आपका स्वतंत्र रूप से गिर रही है, आपने उसको पकड़ा हुआ नहीं है, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में यानी कि वेलोसिटी में, उस बॉडी की एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसमें, वेग में। किसमें वृद्धि हो रही है, वेग में वृद्धि हो रही है। कितने टाइम पीरियड पर, एक सेकंड पर, है ना। तो जब भी त्वरण की बात होगी वहाँ पे टाइम पीरियड की बात 100% होगी, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, है ना। तो वस्तु के वेग में एक सेकंड में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहेंगे, त्वरण। यानी कि एक सेकंड बाद जो वस्तु की वेलोसिटी होगी, जो उसमें चेंजेस आएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। कहाँ पर, पृथ्वी पर जब गिरती हुई वस्तु की हम बात कर रहे होंगे, है ना। तो हम इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे इसको। किससे, स्मॉल जी से, है ना। तो स्मॉल जी की आपकी वैल्यू भी अलग होती है। स्मॉल जी की वैल्यू होती है आपकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कैपिटल जी अलग है, स्मॉल जी अलग है। ये मैं आपको बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखो, कैपिटल जी और आपका जो भार होता है, वेट, उसमें संबंध क्या होता है हमारा, वस्तु का भार W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, mg। और आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, m इंटू ए क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण यहाँ पर हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसलिए हम इसको F इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं। हमने क्या करा, ए की जगह g को रिप्लेस कर दिया। तो वस्तु का भार W इक्वल टू mg या F इक्वल टू mg, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात करते हैं अगला, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है। देखो, आज ही के वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, आपको सीधे सीधे ये रिलेशन याद रखना है। स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r²। ये आपके एग्ज़ाम में या जब आप न्यूमेरिकल करोगे अभी, तब आपके काम में आएगा फॉर्मूला, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m/r²। अब जानते हैं इसमें हर जो हमने साइन का यूज़ किया है, जो वर्ड है हमारे, लेटर हैं, इनका मतलब क्या है। देखो, जो कैपिटल है हमें, वो है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ किसका, मास किसका, अर्थ का। कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी, पृथ्वी की त्रिज्या जो भी होगी हम उसको लेंगे यहाँ पर। स्मॉल जी क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कैपिटल जी आपको पता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है। तो अब बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करता। कैसे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, देखो, आपको इस फॉर्मूले में कहीं भी वस्तु का मास नहीं दिख रहा है। ये किसका मास है, पृथ्वी का, ना कि वस्तु का। तो इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको वस्तु का द्रव्यमान यानी कि वस्तु का मास नहीं दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल जी होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। समझ में आया।
अब जानते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका हर एग्ज़ाम में, भले ही वो आपका ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, जहाँ पे भी आपकी साइंस पूछी जाती है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन हर दूसरे या तीसरे एग्ज़ाम में बनता ही बनता है। और वो क्या है, आपको ये फॉर्मूला जैसा आपने वैसे भी देखा कि यहाँ पे जी और आर के बीच में क्या रिलेशन है, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि जी किसके अनुपाती है, 1/r स्क्वायर के व्यतिक्रमानुपाती है जी, है ना, आर स्क्वायर के। तो यानी कि जी बढ़ेगा तो आर घटेगा और आर घटेगा तो जी बढ़ेगा, यानी कि अपोजिट होगा। जी अगर हमने बढ़ाया, अगर जी 2 है तो आर आपका अगर 2 है तो वो 3 हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा, है ना। तो जी बढ़ेगा, आर घटेगा, आर घटेगा तो जी बढ़ेगा। अब इसको देखो हम ऐसे समझ सकते हैं, आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है एग्जाम में, उसको देखते हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल जिसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ये हो गया साउथ पोल जिसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, और ये हो गई हमारी इक्वेटर लाइन जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, तो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या मैक्सिमम कहाँ पर है, बीचों बीच में है ना। तो जहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या आर मैक्सिमम होगी, यानी कि आर जाता है, तो यहाँ पे जी हमारा क्या होगा, कम होगा, जैसा कि मैंने बताया। तो यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बच्चे उसको भी गलत कराते हैं क्योंकि उनको ये फॉर्मूला नहीं पता होता। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर कि भूमध्य रेखा पर आर का मान मैक्सिमम किसके कारण, जी मिनिमम होता है। मैंने आपको बताया ना भूमध्य रेखा पर आर का मान मैक्सिमम होगा, क्यों, इस फॉर्मूले की वजह से कि ये कहता है कि अगर आर कम है तो जी ज़्यादा होगा, और अगर आर ज़्यादा है तो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आर ज़्यादा है ना, तो इस लाइन पर जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा क्या पॉइंट आता है यहाँ से एग्जाम में, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है, दीजिएगा घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो भूमध्य रेखा ये है, इससे आप जी की तरफ, जी का मान क्या होगा यहाँ पर, बढ़ेगा या घटेगा, देखो क्या होगा, खुद ही बताओ आप। यहाँ पे देखो आर क्या हो रही है आपकी, आर क्या हो रही है, अब कम हो रही है, यहाँ से कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जी आपका बढ़ेगा, है ना, जी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आर कम हो रहा है, आर कम हो रहा है तो जी बढ़ेगा, और यहाँ पे आर हो गया सबसे ज़्यादा तो जी घट गया हमारा। तो यही हमारा है, इसका जो कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इस चीज़ को रट लो अब, कि ध्रुवों पर जी का मान मैक्सिमम होता है। यहाँ पे क्या होगा, जी का मान सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी आर जो है बिल्कुल 0 हो चुकी है, तो वो क्या होगा, जी का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है। अब बात करते हैं जी का मान ड्यू टू हाइट घटता है, बढ़ता है, या क्या होता है। जी का मान जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान ड्यू टू हाइट, जब भी आपकी ऊंचाई की बात होगी तो क्या होगा, जब भी हम कोई भी चीज़ को ऊंचाई में फेंकेंगे तो क्या होगा, जी का मान घटेगा, है ना। पृथ्वी से दूर जा रहा है तो क्या होगा, घटेगा। ड्यू टू डेप्थ यानी कि गहराई पर, गहराई में क्या होता है, घटता है, यानी कि अगर आप ऊपर फेंको या पृथ्वी के नीचे फेंको, वो क्या होता है, जी का मान हमेशा घटेगा। क्यों, क्योंकि जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सतह पर, यानी कि सरफेस पर होता है सबसे ज़्यादा। सरफेस से अगर कोई वस्तु आपकी दूर जा रही है, भले ही वो ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका मान क्या होगा, हमेशा घटेगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जिसमें बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है बच्चों के मन में, कि बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस। तो देखो जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण, ये तो ठीक ही है। कैपिटल जी क्या होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नेतांग, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको हम यूनिवर्सल यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांग भी बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जी का मान आपका हर जगह अलग अलग होगा। देखो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे जी का मान अलग था और यहाँ पे अलग था और यहाँ पे अलग होगा, तो यानी कि जी का मान आपका जगह के हिसाब से डिपेंड होता है कि वहाँ पे जी का मान आपका क्या होगा, है ना। तो जी का मान आपका हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन जी का मान, कैपिटल जी का मान क्या होता है, हर जगह समान, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये वैसे भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, हमारी भी सेम रहती है। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ क्या होता है, कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये होती है कैपिटल जी की वैल्यू। अब स्मॉल जी क्या होता है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, सदिश। देखो आपका त्वरण क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो भी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए हमारा स्मॉल जी क्या होगा, सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैपिटल जी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि अदिश राशि होगा, है ना। तो अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जिसका नाम है गुरुत्व के अंतर्गत गति, यानी कि मोशन होगा किसके अंडर, ग्रेविटी के। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे यहाँ से आपके। जैसे नीचे गिरती हुई वस्तु पर क्या होगा आपका, जैसे गति के आपने 3 नियम पढ़े थे ना, तो वहाँ पे ही आपका लॉ ऑफ मोशन जो है तो होता है आपका, वही यहाँ पर आपका क्या होगा, जो मोशन ऑफ लॉ है वो क्या होगा आपका,
3 क्या है आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस 80। तो आपको क्या कर देना है, बस एक ही जगह g पुट कर देना है। कब, जब नीचे वस्तु गिर रही है, और जब नीचे वस्तु गिर रही है तो आपका g क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, प्लस आएगा। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्लस क्या, हमारा प्लस साइन आ जाएगा हमेशा। कब, जब वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है, एक ही जगह g आएगा, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे h या s लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक ही जगह यहाँ पे भी g हो गया। और थर्ड लॉ क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s होता है ना, तो एक ही जगह हमने क्या लिख दिया, g। अब जो अंतर पड़ेगा फॉर्मूले में वो पड़ेगा जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी। तो वो क्या होता है, जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो हमारा पहला लॉ क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि जो वस्तु है वो कहाँ हो रही है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि उससे दूर जा रही है। तो हमारा g यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, प्लस की जगह हर फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस, और एक ही जगह क्या आ जाएगा, g। सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है, h आपका क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था आपने, तो एक ही जगह आ गया g और प्लस की जगह आ गया माइनस। थर्ड लॉ कहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस की जगह माइनस और एक ही जगह g। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। देखो अब हम जानते हैं ऐसा टॉपिक जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, जिसका नाम है भार और द्रव्यमान। देखो जो भार होता है ना हमारा, उस पर हमारा गुरुत्वाकर्षण, जो हमारा गुरुत्वीकरण होता है, गुरुत्वाकर्षण वो काम करता है ना। लेकिन अगर हम मास की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारा द्रव्यमान होता है, यानी कि जो वस्तु जो भी वस्तु होगी उस जितनी उसमें अंदर उसकी मात्रा होगी, यानी कि क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। उसमें हमारा कोई भी कांस्टेंट फोर्स या कोई भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीकरण कुछ भी काम नहीं करेगा। वो सिर्फ हमारा क्या होगी, वस्तु की मात्रा। ठीक है, तो यानी कि हम उसमें उसको बोलते हैं, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो पदार्थ की मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा को। लेकिन जो उसका भार होगा पदार्थ का, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है उसका जो भार होगा, उसमें हमारा क्या काम करेगा, उसमें क्या होता है, पृथ्वी उस वस्तु को जिस फोर्स से आकर्षित करती है तो वह उसमें काम करता है ना। तो यानी कि अगर हम इसको देखें, भार को हम दिखाते हैं वेट से, तो वेट इक्वल टू होता है हमारा m इंटू जी। वेट इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। इसमें क्या आ गया, आपका g आ गया। लेकिन जो द्रव्यमान होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा m। इससे हमारा एक पॉइंट निकल कर आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना kg है, 60 kg है, तो मास इसका चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर बताया 6 kg या 10 kg, तो वो उनका आंसर गलत होगा। सही क्या होगा, 60 kg ही रहेगा, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो हमारा आप कहीं भी ले जाओ, वो क्या होगा, पृथ्वी पर ले जाओ, ब्रह्मांड में ले जाओ, किसी भी चीज़ कहीं भी उठा के ले जाओ उसको, वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। 60 है तो 60 ही रहेगा अगर द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि वेट है इतना 60 kg, कितना है, वेट है 60 kg, तो वेट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। तो m इंटू जी, m इंटू जी का मतलब क्या हो गया, आपका 60 हो गया यहाँ पे। और g कितना होता है, अगर हम इसका मास निकालेंगे यहाँ से, तो मास 60/10। अगर हम g की वैल्यू यहाँ पे 10 मान लेते हैं, कहीं 10 होती है, कहीं 9.8 मानते हैं, तो यहाँ अगर हमने 10 लिया तो 0 से 0 गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 10। मास इसका आ गया 6 kg, तो इसका आंसर मास होगा 6। और लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मास ही आपका 60 kg है, तो इसका आप आंसर हमेशा क्या होगा, भले ही आप इसको कहीं भी ले जाओ, आंसर आपका 60 kg ही रहने वाला है। यानी कि वेट क्या होता है आपका, चेंज नहीं होता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारहीनता क्या होती है। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारहीनता। यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर आपकी लिफ्ट का वायर, यानी कि आपकी लिफ्ट अगर टूट जाए तो आपका वेट बढ़ेगा या घटेगा, या आपका जो द्रव्यमान होगा वो घटेगा या बढ़ेगा। तो इसको हम इस टॉपिक से यहाँ से समझते हैं। जो भारहीनता है, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेटलेसनेस, है ना। तो ये क्या होता है, विशेष परिस्थिति में, यानी कि स्पेशल कंडीशन की हम बात करेंगे, उसमें वस्तु का जो भार होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कैसे, यहाँ पे लिफ्ट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो देखो लिफ्ट की अगर जो वायर होता है, जैसे लिफ्ट आपकी ऊपर नीचे जाती है, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा, आप अचानक से पृथ्वी की तरफ गिरोगे। और अगर उस कंडीशन में लिफ्ट में आपका अगर वेट नापा जाएगा, जब आप नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो वो आएगा, आपका भार शून्य आएगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपका भार क्या आता है, शून्य आता है। तो ये वही स्थिति हमारी होती है, भारहीनता की स्थिति। लेकिन अगर हम क्या करें, लिफ्ट से जब हम ऊपर को जा रहे हैं तब हमको क्या लगता है
कि हमें थोड़ा अपने को भारी भारी महसूस करते हैं, तो वहाँ हमारा जो वेट होता है वो थोड़ा बड़ा हुआ हमको फील होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही वाला जो मैंने आपको बताया, लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाए तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ से आपके डाउट अगर अभी भी है तो वो क्लियर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रक्षेप्य गति। देखो ये 11th-12th में तो इसके परास वगैरह, रेंज वगैरह काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, हाइट पूछी जाती है, लेकिन आपका 9th में इतना कुछ नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनता है। तो ये प्रक्षेप्य गति क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, वायु में क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल इन्वायरमेंट में अगर हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली अगर फेंकेंगे किसी एंगल पर, तो जो पिंड यानी कि जो हमारी बॉडी होगी, पिंड को अगर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली या उसको ऊंचाई से अगर हम गिराते हैं, या उसको ऊंचाई से हम क्या करते हैं, गिराते हैं, तो क्या होता है, पिंड क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य कहलाता है। यानी कि हमने जिस बॉडी को फेंका, जिस पार्टिकल को अगर हमने फेंका हॉरिजॉन्टली अगर फेंका तो किसी एंगल पे फेंका होगा, और अगर हमने किसी ऊंचाई से फेंका होगा तो हमने उसको नॉर्मली फेंका होगा, तो वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य कहलाता है, ठीक है। इसको अगर हम एग्जांपल से समझे, यहाँ पर हमने अगर यहाँ पे कोई वस्तु, हम यहाँ पे ए पॉइंट पर अगर हम खड़े हैं और हमने कोई ए पार्टिकल ए पॉइंट से फेंका, कितने वेग से? यू वेग से फेंका, है ना। तो हमने इसको यू वेग से अगर फेंका तो जो पार्टिकल कैसा होगा, वो परवलयाकार, जो उसका पथ होता है, क्योंकि परवलयाकार यानी कि पैराबोला होता है, तो वो कुछ ऐसे मोशन करता हुआ यहाँ तक एक पॉइंट पर पहुँचेगा, जिसको हमने नाम दे दिया सी, हमने उसको नाम दे दिया। तो ए से ट्रैवल करता हुआ बी से होता हुआ सी तक पहुँचा, तो इसका जो पाथ होगा वो होगा परवलयाकार यानी कि पैराबोला, जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने थीटा एंगल से उसको फेंका था, तो यही हमारा यहाँ पे क्या कहलाया? प्रक्षेप्य कहलाया, जो कि हमने यहाँ पे पिंड फेंका, ठीक है। सेकंड, अगर हमने किसी को हॉरिजॉन्टली ना फेंक के हमने किसी वस्तु को ऊंचाई से गिरा दिया, तो हमने उसको फेंका तो ऐसे होगा, तो वो क्या होगा, वो ऐसे मोशन करता करता फिर ज़मीन पर आके गिर जाएगा। तो जो इसका पथ होता है वो क्या होता है? परवलयाकार होता है, पैराबोला होता है। तो इसकी होगी थी हाइट h। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको अब अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका रिवीजन हुआ है या आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप पता नहीं आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस, थैंक यू आज के लिए।